हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को लेकर के। उसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एक ट्रायल वीडियो है। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा आप लोग को इसमें इम्प्रूवमेंट और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद एक दो और आपका ट्रायल वीडियो आएगा, उसके बाद फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। ठीक, रिसर्च मेथोडोलॉजी शॉर्ट में इसको आर हम लिखते हैं। तो देखिए, आप लोग को पता होगा रिसर्च क्या है। तो रिसर्च जैसे आप लोग पता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना। तो रिसर्च क्या है कि पुनः खोज करना, जिस पर खोज हो चुका है उसको पुनः खोज करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य समीक्षा के माध्यम से ये देखना कि इसमें क्या कमियां हैं, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है जिससे देश को, समाज को एक बेहतरीन आपका अनुभव मिले, एक बेहतरीन उसका फायदा मिले। रिसर्च करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने जो भी आपका टॉपिक होता है उसके माध्यम से कैसा आप कंक्लूजन निकालें, जिस उस कंक्लूजन को सरकार अपने पॉलिसी में स्थान दे। और पॉलिसी में स्थान देने का मतलब है कि अगर सरकार कोई योजना बनाती है तो सभी के लिए फायदा होगा, समाज के सभी तबकों के लिए फायदा होगा। रिसर्च का मतलब यही होता है कि देश और समाज को कुछ लौटाया जा सके अपने कंक्लूजन के माध्यम से। ठीक है, तो रिसर्च करने का मतलब यही होता है, जैसा अभी आपने सुना। तो उसके बाद हम देखिए बात करें रिसर्च का, आपका जो ये चूंकि आपका ब्रीफ वीडियो है, तो रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वीडियो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। ठीक, डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में हम लोग वर्णनात्मक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? यह किसी भी चीज को वर्णन करने से संबंधित होता है। किसी भी चीज का घटना का हो या फिर व्यक्ति का हो या फिर वर्णन करता है। और जब फोकस होता है कि क्या है, जैसे मान के चलिए किसी स्कूल में हम गए और हमने जानने की कोशिश किया कि इसमें से कितने छात्र जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कितने छात्र फुटबॉल खेलना पसंद करता है, इसका हम वर्णन करेंगे। ये क्या हो गया? आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च को हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल रिसर्च को हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक रिसर्च। विश्लेषणात्मक रिसर्च में ये होता है कि इसे फोकस ये होता है कि किसी व्यक्ति हो, घटना हो या फिर वस्तु हो, ये क्यों हो रहा है, क्यों पर इस पर फोकस किया जाता है। आपने डिस्क्रिप्टिव में क्या दिखा था कि व्हाट, इस पर किस पर फोकस किया जाता है? व्हाट पे। और एनालिटिकल में फोकस किया जाता है व्हाई, क्यों हो रहा है। जैसे मान के चलिए वही खेल के एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्कूल में हम गए, उसमें हमने पता किया तो हमने पाया कि फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की जो संख्या है उसमें लड़कों की संख्या अधिक है और लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने ये पाया कि फुटबॉल खेलने वाले जो छात्र हैं उसमें से लड़कों की संख्या बहुत अधिक है और लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? जब हमने ये पाया तो हमने इसको दिमाग लगाया, ऐसा क्यों है। हो सकता है कि आपका सामाजिक जो आपका ताना बना है उसका प्रभाव हो सकता है। क्यों का हम लोग पता लगा रहे हैं इसमें हो सकता है अपना पक्ष भी हो सकता है या फिर किसी और का भी पक्ष हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से रहता है। जैसे सामाजिक ताना बना, समाज में लोगों जाकर पूछना पसंद करेंगे, अच्छा आप बताइए कि लड़कियां फुटबॉल खेलना कम पसंद क्यों करती हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे। या फिर हो सकता है शारीरिक मानदंड ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस तरीके से शिक्षा न दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि माता पिता का प्रभाव हो। माता पिता में जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटियां क्या करेंगी खेल करके, बेटियां घर का ही काम करते बेहतर हो, ये भी हो सकता है। ये आपका माता पिता का प्रभाव भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जानने का जो प्रयास किया था, क्यों जो जानने का प्रयास किया था, एनालिटिकल रिसर्च में जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगर इसको और डिस्क्राइब करें तो इसमें जो होता है एज इट इज चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और इसमें क्योंकि अपने हिसाब से भी चीजें होती है इसलिए इसको हम लोग जानते हैं क्वालिटेटिव के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अगला आपका जो रिसर्च है वो है आपका फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अनुसंधान या फिर मौलिक अनुसंधान इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नए नए सिद्धांतों को बनाया जाता है और नए नए सिद्धांतों को बना करके नया नया समझ जो है विकसित किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण बल का नियम जो दिया वो किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। जैसे फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं वो किसमें जाएगा? फंडामेंटल रिसर्च में जाएगा। मतलब जो भी नया नया थ्योरी जो बनता है वो किसमें जाएगा? न्यू न्यू थ्योरी जो भी बनती है, जो डेवलप होती है, जो भी न्यू थ्योरी, और वो फंडामेंटल रिसर्च में जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, तो देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब आप समझिएगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है ना कि वर्ड्स हो गया या फिर फिगर हो गया। ठीक है, इसमें इस हिसाब से चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई फिगर दे दिया गया, यहाँ पर कुछ भी फिगर दे दिया गया, अगर आपको कहा गया कि आप बताइए तो आप अपने हिसाब से चीजों को बताइएगा। किसी और से कहा हो सकता है अपने हिसाब से चीजों को बताए, मतलब फिक्स नहीं होता है। क्वालिटेटिव का एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए ह्यूमन बिहेवियर। जैसे ह्यूमन बिहेवियर देखिएगा तो कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है।
मानव का व्यवहार। हो सकता है कि आज आपको कोई बढ़िया से बोला हो तो हो सकता है आपका मिजाज प्रसन्न हो सकता है कि सुबह सुबह ही आपका कोई खराब से मैंने अच्छे तरीके से बातचीत ना किया हो सकता है आपका उस दिन मूड डाउन हो। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये आपका कभी भी चेंज होते रहता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि इसमें मात्रा पर फोकस किया जाता है, मतलब क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पर इसमें फोकस किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है फिक्स होता है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहने का मतलब है कि कहीं भी हम मान के चलिए जो भी अपना रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको जो भी मात्रा लेना हो, जो भी क्वांटिटी लेना हो, कहीं से फिक्स लेंगे और जो लेंगे वो एज इट इज उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मान के चलिए 1 और 4 जोड़ रहे हैं तो 5 ही होगा। ठीक है, आज भी जोड़े, फिर कल जोड़े, फिर भविष्य में भी जोड़े। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होता है, इसमें फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला जो टाइप है कॉन्सेप्चुअल देखिए रिसर्च है। देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है ना, इसमें किसी अवधारणा को, कॉन्सेप्चुअल का हिंदी होता है अवधारणा, कि किसी अवधारणा या फिर किसी सिद्धांत को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपका जो भी आप सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत लीजिए, फिर जैसे हम लोग अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे x थ्योरी x और थ्योरी y के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरी z के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या अवधारणा है और क्या इसमें समझ विकसित किया जा सकता है, इसको जानना कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम लोग शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इंपिरिकल रिसर्च। देखिए इंपिरिकल रिसर्च में क्या होता है, इंपिरिकल का हिंदी होता है अनुभव। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक दुनिया का जो भी डेटा होता है उनसे हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण जो पद्धति है, इसका स्टडी करना। जैसे मान के चलिए देखा जाए तो बिहार के विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो पठन और पाठन का अभाव है। ठीक है, तो क्या इस टीचर की गलती है? जी नहीं, सिर्फ बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था अगर सही नहीं है, सुचारू ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, देखिएगा तो जितने भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से लड़के नहीं जा रहे हैं, जितने भी सार्वजनिक वित्त पोषण संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए, उनमें बच्चे नहीं जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट कोचिंग की तरफ, जिसमें लाखों रुपए फीस देकर के आपको एडमिशन मिलता है, जगह भी नहीं मिलता है बैठने का प्रॉपर, फिर भी उसमें बच्चे जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि मानसिकता बन गया है। और दूसरा चीज है कि जो आपका जो सरकारी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज है, उसमें क्या है ना कि आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन दिया जा रहा है, शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, छात्र पढ़ना नहीं जाना चाहते हैं, और अभिभावक बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था में बदनाम है, सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो उसमें एक ही व्यक्ति की गलती नहीं है, सिर्फ शिक्षक का। उसमें शिक्षक का भी अभाव है, लैक ऑफ आपका टीचर का भी, मैंने शिक्षक का भी अभाव है, स्टूडेंट अपने तरफ से भी अभाव है, और गार्जियन का भी अभाव है। तीनों का अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना होगा तो टीचर को जागरूक होना पड़ेगा, स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा, और यहाँ के गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। तब जाके शिक्षा व्यवस्था जो है जिस उद्देश्य और जिस चीजों के लिए स्थापित किया गया था, उस मूलभूत कार्यों को अपना अंजाम तक पहुंचा पाएगी। तो ये होता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। तो देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, इसमें अतीत की घटनाओं को समझ करके वर्तमान में अध्ययन किया जाता है। जो भी अतीत की घटना जो पास्ट में घट चुकी है उसका स्टडी करके वर्तमान को समझा जाता है। जैसे मान के चलिए कि सभ्यता का विकास हमको जानना हो, जैसे हड़प्पा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विकास हमको जानना है, तो कौन सा रिसर्च करेंगे? तो रिसर्च करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। ये जो होता है सेकेंडरी डाटा पर फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, इसमें काउज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव संबंधों को जाना जाता है। जैसे सिगरेट पीने से फेफड़ा कैंसर होता है, तो सिगरेट पीना क्या हुआ? कारण हो गया, काउज हो गया, और इफेक्ट क्या हुआ? फेफड़ा कैंसर होता है, ये प्रभाव हो गया। तो इसमें कारण और प्रभाव संबंधों को जाना जाता है। देखिए ये जो था ना आपका ब्रीफ था, चूंकि वीडियो बनाने का यही मकसद यही है कि इसमें आप लोग बताइए कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च में। देखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च जो होता है उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने को रिव्यू लिटरेचर करते हैं, मतलब साहित्य की समीक्षा करते हैं। मान के चलिए किसी आईसीटी और एआई पर हमको रिसर्च करना है, तो आईसीटी के फील्ड में होते क्या काम हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में क्या काम हुआ है, ये कहाँ से पता चलेगा?
संबंधित साहित्य की समीक्षा जब करेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि इसमें ये कमी रह गया है, इसमें ये कमी रह गया है, इसमें और कुछ जोड़ना चाहिए। तो वहां से हम अपना एक प्रॉब्लम को रखेंगे और उस प्रॉब्लम को चुनेंगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होगा। ठीक है, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, अपना ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद जो होता है अपना हाइपोथेसिस बनाइएगा। ठीक, देखिए हाइपोथेसिस जो होता है, कोई भी हाइपोथेसिस जो है मिनिमम 2 वेरिएबल से मिलकर बना होता है, मिनिमम 2 वेरिएबल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस का हिंदी होता है परिकल्पना या फिर उपकल्पना। परिकल्पना का सीधा सा मतलब है कि सोच से पहले जो कल्पना किया जाता है वो आपका क्या होता है, परिकल्पना होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखिए जब आप लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस साथ साथ चलता है। जब आप सिनॉप्सिस जब बनाइएगा, जैसे पीएचडी के ड्यूरिंग आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस साथ साथ चलता है। ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि आपको क्या स्टडी करना चाहते हैं, और हाइपोथेसिस आपको बताता है कि इस स्टडी के क्या फाइंडिंग हो सकते हैं, क्या फाइंडिंग हो सकते हैं, ये कौन बताता है, हाइपोथेसिस बताता है। और ऑब्जेक्टिव क्या बताता है कि क्या आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो बन जाएगा, इसके बाद वो रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन को हिंदी में बोलते हैं शोध डिजाइन। तो देखिए शोध डिजाइन क्या होता है, ये आपका जो होता है ना ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, ये आपका रिसर्च का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, ब्लूप्रिंट होता है, ये बताता है कि आप डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं और डेटा का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं और डेटा का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, ये बताने का काम जो है तो कौन करता है, रिसर्च डिजाइन होता है। और ये इसमें भी आपको यही पता चलता है, इसके अलावा इसमें कौन से सैंपल यूज करने वाले हैं। जैसे आप रैंडमली जो प्रैक्टिस सैंपलिंग हम लोग बोलते हैं, या फिर नॉन रैंडमली जो कि गैर प्रैक्टिस सैंपलिंग होता है, इसका आप लोग यूज करने वाले, ये कौन बताने का काम करता है, रिसर्च डिजाइन बनाने का काम करता है। जैसे डिजाइन का मतलब ये समझ लो, हम जो कोई घर बनाते हैं तो अपना एक डिजाइन बनाते हैं, इस रूम में पूजा घर होगा, इस रूम में आपका ये किचन होगा, जो भी चीज है वो डिजाइन से ही पता चलता है। तो उसी तरीके से रिसर्च का भी अपना डिजाइन होता है जो कि ब्लूप्रिंट होता है, और इसमें आपका कैसे किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, इसमें ये बताता है। सैंपलिंग किस तरीके की यूज करेंगे। ठीक है, और इसको एक और नाम देता है यूजी नेट में, इसको अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का भी नाम देता है, और धारणात्मक फ्रेमवर्क। माने ये रिसर्च क्या कहा जाए तो ये एक बेस होता है। ठीक है, ये देखिए 3 चीजें। उसके अलावा स्टेप्स ऑफ रिसर्च में देखिए क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, इसके रिव्यू लिटरेचर करना होगा, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना होगा, इसमें मिनिमम 2 वेरिएबल होगा, और ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस दोनों जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, उसमें रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। ठीक, उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। तो देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए क्या कर सकते हैं हम, हो सकता है कि आपका प्राइमरी सोर्स को फोकस करें। प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी क्या होता है ना, जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं, जो खुद से स्वयं से एकत्रित करते हैं, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी डेटा। जैसे किसी का इंटरव्यू लेना, ओके, प्राइमरी डेटा में आ जाएगा। सेकेंडरी जो होता है, द्वितीयक डेटा क्या होता है, जो पहले से कहीं ना कहीं छप चुका होता है, पब्लिश होता है। जैसे न्यूज में कहीं छप गया, कहीं आर्टिकल छप गया, कहीं जर्नल छप गया, या फिर इंटरनेट पर जो चीजें उपलब्ध है वो द्वितीयक स्रोत में जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा हम लोग क्वेश्चनर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर क्या हिंदी क्या होता है, इसको प्रश्नावली बोलते हैं। तो क्वेश्चनर प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये शिक्षित एरिया में किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है शिक्षित एरिया में किया जाता है। जैसे इसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है गूगल फॉर्म आप बना के दे दीजिए किसी को, और सामने वाला जो भी बंदा होगा उसको समय का सोचना नहीं, जब भी उसको समय मिलेगा तो समय के हिसाब से चीजों को वो फुलफिल करेगा। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया आपका फायदा क्या होता है, इसमें रिसर्चर को जाना नहीं पड़ता है, रिसर्चर को घर बैठे ही आपका डाटा मिल जाता है, इसमें जाना नहीं पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका शेड्यूल, इसको बोलते हैं अनुसूची यानी शेड्यूल का प्रयोग तब किया जाता है जब जहाँ लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, ये ग्रामीण एरिया में यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें रिसर्चर को डाटा फुलफिल करने के लिए जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं, जो जवाब देने वाला, तो उनके घर जाना पड़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत होता है। और ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जाने और आने में बहुत सारा पैसे खर्च होगा, समय खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगा, तो ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चनर हो गया कि जैसे घर बैठे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और शेड्यूल जो हो गया इसमें आपको जाना पड़ेगा और जा करके अपने से डाटा फुलफिल करना पड़ेगा। जो रिस्पोंडेंट यानी जो आपका जवाब देगा, जिस हिसाब से बताएगा उस हिसाब से डाटा को फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये तो है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एनालिसिस ऑफ डाटा में हम क्या क्या कर सकते हैं।
एनालिसिस ऑफ डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एनालिसिस ऑफ डाटा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखिए एनालिसिस एफ टेस्ट लगा सकते हैं, टी लगा सकते हैं, जेड लगा सकते हैं, काई स्क्वायर लगा सकते हैं। उसके अलावा इनोवा टेस्ट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपको हो रहा होगा दिमाग में, आपको सवाल उठ रहा होगा कि होता क्या है। आगे आने वाले वीडियो आप लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लोग जान लीजिए कि एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद जो होता है, जब ये एनालिसिस ऑफ डेटा जो होता है इसमें इस तरीके की टेस्टिंग किया जाता है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद होता है हम कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा रिसर्च का फाइंडिंग होता है वो कंक्लूजन लिख देते हैं और उसके जस्ट नीचे अपना रेफरेंस को भी दर्शाते हैं। रेफरेंस का मतलब हो गया कि रिसर्च के दौरान आपने किन किन किताबों को रेफर किया, ठीक है। तो जो भी आपने रेफर किया उसको आपको यहाँ दर्शाना पड़ता है कि आपने टाटा मैगाहिल का लोक प्रशासन लिया या फिर आपने अरिहंत का लिया, उपकार का लिया, जो भी लिया आपको यहाँ पर दर्शाना पड़ता है। और देखिए रेफरेंस डालने का स्टाइल होता है, जैसे हम लोग सोशल साइंस वाले हैं, सोशल साइंस वाले जो भी लोग होते हैं ये एपीए स्टाइल का यूज करते हैं। एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो क्या एक सिर्फ यही स्टाइल रेफरेंस करना है, इसके अलावा आपका बहुत सारा एमएलए है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, उसमें शिकागो शैली है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको स्टाइल देखने को मिलेंगे, लेकिन मेनली जो सोशल साइंस में जो आपका स्टाइल यूज किया था वो एपीए होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ये खत्म हो गया आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जो आप 5 साल या फिर 3 साल जो पीएचडी करते हैं वो आपको पूरा पीएचडी इंक्लूडिंग यही आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे रिसर्च डिजाइन का, ठीक है। देखिए रिसर्च डिजाइन हम लोग जो अभी हम चर्चा किए थे, इसके देखिए कुछ टाइप हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए रिसर्च डिजाइन का टाइप देखिएगा, तो इसमें क्या होता है क्रॉस सेक्शनल। देखिए क्रॉस सेक्शनल क्या होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है ना कि सेम टाइम पर डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है, डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी की जाती है सेम टाइम पर। जैसे सेम टाइम का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए 14 अगस्त 2024 है, आज आपका डेट 14 अगस्त 2024 है, ठीक है। तो 14 अगस्त 2024 को हम देखेंगे एक क्लास में राम श्याम घनश्याम की औसत ऊंचाई क्या है, या फिर 14 अगस्त 2024 को देखेंगे राम श्याम घनश्याम का जो है आईक्यू लेवल कितना है। माने सेम टाइम माने एक ही समय पर 14 अगस्त 2024 को डिफरेंट वेरिएबल राम श्याम घनश्याम को स्टडी करेंगे कि क्या स्टडी कर रहा है, या फिर तीनों में क्या अंतर है, या फिर तीनों कितना आपने तरक्की किया है, ठीक है। तो ये सेम टाइम पर डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी होती है। जो कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक एक ही वेरिएबल की स्टडी की जाती है, जैसे लॉन्ग टाइम तक एक ही वेरिएबल की स्टडी की जाती है। जैसे मान के चलिए कि 5 साल पहले मोदी जी की स्थिति क्या थी, आज के मतलब 14 अगस्त 2014 से 5 साल पहले मोदी जी की स्थिति क्या थी, 10 साल पहले स्थिति क्या थी, 15 साल पहले स्थिति क्या थी, 20 साल पहले स्थिति क्या थी। ये मोदी जी की स्थिति है। मैंने देखा जाए तो लंबे समय तक 5 साल में स्टडी किए, उसके बाद 10 साल स्टडी किए, 15 साल 20 साल तक हमने स्टडी किया, और किस एक ही वेरिएबल का मोदी जी का उनकी स्थिति क्या थी या फिर उनका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, ठीक है। या फिर क्लास के संदर्भ में बात करें तो 5 जैसे मान के चलिए क्लास में एक बच्चा कौन है, राम नाम का बच्चा है, ठीक है, ठीक। तो राम का 5 साल पहले स्थिति क्या था, 10 साल बाद स्थिति क्या था, 15 साल बाद स्थिति क्या था, 20 साल बाद क्या स्थिति था, ठीक है। तो ये जानने का हम लोग ट्यूटोरियल करते हैं, मतलब लंबे समय तक एक ही वेरिएबल की स्टडी किया जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी आपको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाने का कार्यक्रम रखा जा रहा है, हर जगह पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए हमने कोई पेड़ लगाया था 10 साल पहले प्रोजेक्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि आज मान लीजिए हमने पेड़ लगाया कोई, ठीक है। तो उसका 2 साल बाद समीक्षा किए, उसके बाद फिर 3 साल बाद किए, 4 साल बाद किए, तो ये कौन सा रिसर्च होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल का लंबे समय तक स्टडी किया जा रहा है। मान इसे बिफोर स्टडी भी कर सकते हैं और आफ्टर भी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंट्यूशन में हमेशा प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए रिसर्च डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च डिजाइन में हम लोग मेनली यही जानते हैं कि किस तरीके से आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में आपको जाना है और किस में आपको नहीं जाना है। एक ब्लूप्रिंट, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, एक लेआउट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका सैंपलिंग का, ठीक है। तो सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए सैंपलिंग का मतलब होता है नमूनाकरण। सैंपल का मतलब नमूना और सैंपलिंग का मतलब नमूनाकरण, ठीक है। तो देखिए सैंपलिंग क्या होता है, जैसे पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छोटा समूह का चयन करना सैंपल कहलाता है। जैसे मान के चलिए
हम एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों में से हमने 10 बच्चों को चुना, ठीक है, तो ये 10 ये टोटल क्या था, ये पॉपुलेशन था, टोटल पॉपुलेशन, ठीक। और इसमें से 10 बच्चे को चुना हमने, ये क्या सैंपल है जो कि पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक के बच्चे हैं, तो सभी क्लास में से हमने एक एक तेज बच्चे को उठा लिया जो सभी के बारे में जानता हो, ठीक है। तो ये 10 बच्चे जो है सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये 10 क्या सैंपल हुआ और 100 के पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। तो सैंपल यही होता है कि पूरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे समूह का चयन, जैसे पूरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है छोटा समूह है, इसका चयन करना क्या होता है, सैंपल होता है। और सैंपल इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। और सैंपलिंग का देखिए तो टाइप होता है, ठीक है। सैंपलिंग का टाइप देखिएगा तो एक रैंडम सैंपलिंग होता है, इसको हम लोग प्रायिकता नमूनाकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी के चुने जाने की इक्वल चांस होती है, ठीक है, और ये जो होता है बाई चांस होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हो, तो हमारा जिससे मन के उससे हम पूछ सकते हैं, पहले से फिक्स कर नहीं रखे हैं, जिस पर नजर पड़ेगा उसको हमने उठा कर क्वेश्चन पूछ लिए। ये क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग होता है, बाई चांस का पहले से फिक्स नहीं होता है। और 10 बच्चे अगर हैं तो 10 में से किसी को भी हम उठा सकते हैं, सभी की चुने जाने की बराबर संभावना होती है। एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग, तो नॉन रैंडम सैंपलिंग को हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं गैर प्रायिकता सैंपलिंग बोलते हैं, गैर प्रायिकता नमूनाकरण। इसमें क्या होता है कि बाई चॉइस होता है। जैसे मान लीजिए क्लास के एग्जांपल को हम दोहराते हैं, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 बच्चे में हमने पहले से फिक्स कर रखा है श्याम को ही उठाना है, तो श्याम को ही उठाएंगे हम, ठीक है। माने इसमें सभी के चुने जाने की बराबर संभावना नहीं है, क्योंकि 10 में से हमने पहले से फिक्स किया कि श्याम को ही उठाना है, तो श्याम ही उठेगा, माने अपना चॉइस इसमें चलता है और सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। देखिए अब इस रैंडम सैंपलिंग के टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस रैंडम सैंपलिंग के टाइप आपको देखिएगा ट्रिपल एससीएम होता है। ये होता है सिंपल सरल प्रायिकता नमूनाकरण, ये होता है स्ट्रैटिफाइड स्तरीकृत नमूनाकरण होता है, ये जो होता है सिस्टमैटिक होता है, व्यवस्थित नमूनाकरण होता है, ये क्लस्टर होता है और ये मल्टी स्टेज होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसके अलावा जितने भी बच गए, इसके अलावा जितने भी आपके पास बच गए वो किस में चले जाते हैं, वो सभी आपके नॉन रैंडम सैंपलिंग में चले जाते हैं, ठीक है। वो सभी नॉन रैंडम यानी गैर प्रायिकता नमूनाकरण में चले जाते हैं। जैसे इसमें देखिए फेमस कौन कौन सा, अभी वर्तमान में कोटा सैंपलिंग का जरूरत पूछा जा रहा है, स्नोबल पूछा जा रहा है, आपका पर्पजी सैंपलिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें डायमेंशन सैंपलिंग भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाले आपके लेक्चर में पढ़िएगा कि सब डिटेल में इसको बताया जाएगा कि आप ये क्या क्या ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एनालिसिस जो होता है क्वांटिटेटिव डाटा का कैसे होता है। वैसे तो ये बहुत भाकड़ कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी जो भी डाटा उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक। क्वांटिटेटिव डाटा जो भी है उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का हिंदी मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 3 चीज आपको पढ़ना है, मीन जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य, ये होता है अगला होता है मीडियन जिसको बोलते हैं माध्यिका, और ये होता है मोड जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है ना आपका एवरेज वैल्यू होता है। जैसे मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं 10 20 30 40, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो ये चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 40 से 70 20 90, 40 से 70 20 90 100, 100/4, ये एवरेज कितना 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन में क्या होता है कि मिड वैल्यू को लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए संख्या यहाँ पर सम दिख रही है, तो मिड वैल्यू से क्या होगा, जैसे इसे मिड वैल्यू कोई दिख नहीं रहा था, जो दो ये जो मिड वैल्यू इसके बीच वाले लेंगे, जैसे 20 और प्लस 30/2 कितना हो गया 50, 50/2 25 हो गया, तो मिड वैल्यू लेते हैं। देखिए मोड हो सकता है किसी भी नंबर का निकले या फिर हो सकता है कि नहीं भी निकल सकता है। तो मोड क्या होता है कि रिपीटेड नंबर होता है, ठीक है। जैसे रिपीटेड नंबर का कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए 10 20 30 40 इसमें कोई रिपीटेड नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मोड जो होता है नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया 40 हो गया 10 हो गया, यहाँ पर फिर जो है 20 हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, कितने संख्या रिपीट हो रही है, देखिए ये 10 यहाँ रिपीट कर गया, 20 रिपीट कर गया, तो इसका मोड क्या होगा 10 होगा और 20 होगा, क्योंकि यही संख्या जो रिपीट किया, यहाँ देखिए 10 फिर यहाँ एक रिपीट किया, तो दूसरा यहाँ 20 जो है रिपीट किया, ठीक है। तो ये रिपीटेड नंबर जो होता है मोड होता है, ठीक। फिर से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। जैसे एवरेज हम निकालते हैं, जितने भी संख्या को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है तो उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर चारों को जोड़ दिया और 4 से डिवाइड कर दिए, 25 हो गया। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो मिड वैल्यू कैसे हो गया, जैसे देखा जाए तो इसमें 10 20 30 40 कोई मिड वैल्यू है नहीं, तो जो बीच का जो वैल्यू है दोनों उसको लेके 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये 25 हो गया। और मोड क्या होता है, रिपीटेड नंबर होता है। रिपीटेड नंबर कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 रिपीट किया, यहाँ पर 20 रिपीट किया, ये 10 और 20 आपका क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। ये जो होता है मेजर्स ऑफ का सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक वीडियो में आप लोग ये भी चीज बताइएगा कि आपको ये आवाज तेज लग रहा है फिर कम लग रहा है। अगर तेज लग रहा है तो बोलिएगा, और आपको लगता है कि नहीं कम और होना चाहिए तो अगले वीडियो में इसको इंप्रूवमेंट किया जाएगा कि कम, इसमें आवाज को धीरे रखा जाए ताकि और आपको समझ में आए। जैसा लगे आपको बताइएगा। आपको पहले ही बताया तो ब्रीफ वीडियो है, आपके कन्वीनियंस के लिए सिर्फ वीडियो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसे पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ ब्रीफ में बताया जा रहा है किस तरीके से आपको वीडियो मिलेगा, किस तरीके से अब आप सुधार चाहते हैं, ठीक है। अगला देखिए हम लोग चर्चा करते हैं मेजर्स ऑफ हम लोग चर्चा करेंगे डिस्पर्शन का। इसको परिक्षेपण का माप हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग परिक्षेपण का माप बोलते हैं। तो देखिए जिस तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीड देखने को मिला, मीडियन देखने को मिला, मोड देखने को मिला, उसी तरीके से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपको रेंज देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे। ये रिसर्च जब कीजिएगा तो इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है, वेरिएंस देखने को। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हिंदी में इसके नाम की बात करें तो ये होता है आपका प्रसरण, ये होता है वेरिएंस को भिन्नता बोलते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मानक विचलन। इसमें क्या होता है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच गैप देखा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कितना गैप है। वेरिएंस में देखा जाता है आपको किस तरीके से भिन्नता है। आपको एग्जांपल्स और लगे इसको अगर बताया जाए तो और क्लियर होगा। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या देखा जाता है कि माध्य से कितना विचलित है, मतलब मीन से कितना विचलित है, ये कौन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। आगे आने वाले वीडियो में कुछ कंटिन्यू किया जाएगा तो ये आपको और क्लियर होगा। तो ये शॉर्ट वीडियो था, मतलब कम समय के लिए था। आप लोग इसका एनालिसिस करके बताइएगा कि इसमें और क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।